जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के जितने भी आपके 2016 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर करेंगे। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। ये आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की क्लास होगी। इसके हम बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चनों को 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है पहला आपका ये 2016 का है। तो कह रहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा क्रॉनबेक के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्रॉनबेक ने बताया था कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये क्रॉनबेक के द्वारा परिभाषा दी गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मापन होता है। तो मापन बताइए क्या होता है? तो मापन एक प्रकार का मात्रात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो बताइए दोस्तों व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किस में किया जाता है? तो बता दें व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो आपको बताना है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष से ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है उसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं? तो उसे वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो बताइए दोस्तों प्रायोगिक मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान भूगोल तथा कृषि में होता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसमें उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कठोरता। यही उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो बताइए दोस्तों छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किस पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब किसी बालक का एडमिशन किसी भी क्लास में होता है तो उससे शिक्षक मौखिक ही प्रश्न उत्तर करते हैं। तो कहने का मतलब मौखिक मूल्यांकन आरंभ में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि छात्रों की रुचियों संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो छात्रों की रुचियों संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन कहलाता है। तो यह मूल्यांकन भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन कहलाता है। कहने का मतलब उनकी रुचियों संवेगों और मनोवृत्तियों अर्थात भावों की मूल्यांकन को
भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्लू प्रिंट का संबंध है, तो बताइए दोस्तों ब्लू प्रिंट का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू प्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो बताइए दोस्तों छात्रों की त्रुटियों के ज्ञान पर होने पर उन्हें दूर करने के लिए जो किया जाता है उस शिक्षण को क्या कहते हैं। तो उसे जो है उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो बताइए दोस्तों यह कथन किसका है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, तो यह जो है रास का कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो बताइए दोस्तों शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है स्टीफन एम कोने के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध कहलाता है। तो ये जो है क्रियात्मक शोध कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो बताइए दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं। तो प्रश्नों के पक्ष जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 2016 के आपके बहुविकल्पी प्रश्न सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अब इसके अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न जो है पहला है कह रहा है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो आपको पूछा है दोस्तों कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो बता दें मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्र जो है गुणात्मक अनुमान होता है, इसी को जो है मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक जो है अनुमान होता है, इसी को जो है मूल्यांकन कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक मापन का अर्थ है। तो आपको बताना है कि शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है। तो बता दें शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व या शैक्षिक उपलब्धियों आदि को जो है निश्चित मानकों के आधार पर देखा या परखा जाता है। यही जो है शैक्षिक मापन का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो बता दें परीक्षण एक प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा परीक्षण जो है विशेषताओं, समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। तो बता दें मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष, एक आपका मात्रात्मक पक्ष होता है और दूसरा जो है भावात्मक पक्ष होता है। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो बताइए दोस्तों व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो बता दें व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों को क्षमता और कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उन्हें उपचारात्मक शिक्षण जो है प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा
मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की कमजोरियों का पता चलता है, जिसके द्वारा उन्हें उपचारात्मक जो है प्रशिक्षण अर्थात शिक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मूल्यांकन के 2 प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के आपको 2 प्रकार बताने हैं। तो बता दें मूल्यांकन के 2 प्रकार, पहला आपका रचनात्मक और दूसरा जो है योगात्मक। यही 2 जो है मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अच्छे प्रशिक्षण में यथार्थ अर्थात वैधता का क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि अच्छे परीक्षण में जो है यथार्थता अर्थात वैधता की क्या अभिप्राय है। तो बता दें अच्छे परीक्षण में यथार्थता अर्थात वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिससे परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जहां जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बताइए दोस्तों प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बता दें प्रश्न छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ता करने के लिए उनसे जुड़े एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न करने का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि प्रश्न जो के द्वारा छात्रों का जो है ध्यान बनाए रखते हैं और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ता अर्थात सुनिश्चित करती है कि बच्चे जो है उस क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों के जो है 2 विशेषताएं आपसे पूछा है। तो बता दें अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका बनेगा एक अच्छा प्रश्न बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है। और दूसरा आपका पॉइंट बनेगा कि अच्छा प्रश्न सोच की उत्तेजना करता है। तो यही आपके अच्छे प्रश्न की 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपसे प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार पूछा है। तो प्रश्नों के 2 प्रकार जो है पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा जो है निबंधात्मक प्रश्न। यही जो है 2 प्रकार हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो आपसे पूछा है दोस्तों क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो बता दें क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समझने हेतु जो है प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का शोध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्रियात्मक शोध एक ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो बताइए दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो बता दें शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव हो पाता है। किसके द्वारा जो है क्रियात्मक शोध के द्वारा ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है दोस्तों क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों के जो है उल्लेख पूछा है। तो बता दें क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण जो है पहला आपका साक्षात्मक विधि और दूसरा जो है अवलोकनात्मक विधि। यही 2 प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो बता दें क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। यही जो है क्रियात्मक शोध की परिकल्पनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है वही जो है क्रियात्मक शोध की परिकल्पनाएं कहलाती हैं।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो आपसे पूछा है कि शिक्षा में नवाचार का क्या अभिप्राय है। तो बता दें, शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करता है। यही जो है शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों 2017 के क्वेश्चन पेपर पर। लघु उत्तरी क्वेश्चनों को हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो। ये दोस्तों आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आया हुआ था। तो 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपाद्य शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है। तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपरांत शिक्षक कक्षा में करता है। तो ये जो है रास के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अभी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, मूल्यांकन का जो है संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है। ऑप्शन है ज्ञान से, दूसरा है बोध से, तीसरा अनुप्रयोग से और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के सभी से जो है संज्ञानात्मक पक्ष का जो है संबंध है, अर्थात ज्ञान से, बोध से और अनुप्रयोग, इन तीनों से जो है संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन, ये ही जो है सतत मूल्यांकन कहलाता है। अगला कह रहा है सत्र के मध्य में किए जाने वाला मूल्यांकन, ये भी जो है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है नित्य प्रतिक्रिया जाने वाला मूल्यांकन, ये भी जो है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी जो है सतत मूल्यांकन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, किसका है। तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर बनेगा क्रॉनबेक का जो है ये कथन है। ये आपका 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। तो बताइए दोस्तों, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। तो पहला ऑप्शन से केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, तो ये आपका गलत दिया है। अगला कह रहा है सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, तो ये केवल प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं, सैद्धांतिक नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अगला कह रहा है केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये कि जो है मौखिक मूल्यांकन वाले नहीं, प्रायोगिक और लिखित मूल्यांकन वाले होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी, अर्थात उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सारी की सारी जो है विशेषताएं होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा
रचनात्मक मूल्यांकन में जो है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन में जो है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? ऑप्शन से बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष, ये जो है भावात्मक पक्ष कहलाता है। अगला कह रहा है बच्चों की संवेगों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष, तो ये भी भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, तो ये भी जो है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी के सभी जो है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। और बता दें, बच्चों की रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? ये आपका 2016 में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, तो ये भी भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, ये भी आपका भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, तो ये भी जो है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ये भी आपका 2016 में आ चुका है प्रश्न। तो बता दें, ब्लूप्रिंट का संबंध जो है प्रश्न निर्माण से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण संबंध है। तो बताइए, उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से उपचारात्मक शिक्षण का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रास का कथन है। तो बताइए दोस्तों, रास के द्वारा कौन सा कथन इन चारों में से कहा गया था? तो रास के द्वारा जो है बचाव निदान का उच्चतर स्तर है, यही जो है कथन कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये आपका रास के द्वारा कथन कहे गए थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो बताइए दोस्तों, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध का जो है अनुसंधान स्टीफन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक शोध किसको करने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा MBBS सभी को ये जो है क्रियात्मक शोध करने का जो है अधिकार है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों जो है क्रियात्मक शोध में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन से कह रहा है नवाचार से आप क्या समझते हैं? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं नवाचार मतलब नवीन। तो बता दें, नवाचार विचारों का व्यवहारिक कार्यान्वयन जिसके परिणाम स्वरूप नई वस्तुओं या सेवाओं की शुरुआत होती है या वस्तुओं या सेवाओं को पेशकश के सुधार में होता है, उसे ही नवाचार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आविष्कारों और उत्पादों
के परिवर्तनों में जो परिवर्तन होता है उसे ही नवाचार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, कम से कम 5 से 6 लाइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहला आपका प्रश्नोत्तर द्वारा और दूसरा जो है अवलोकन द्वारा। यही जो है क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण होते हैं। पहला आपका प्रश्नोत्तर द्वारा और दूसरा जो है अवलोकन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक शोध की आपसे परिभाषा पूछा है। तो बता दें, क्रियात्मक शोध किसी समस्या या तत्काल या त्वरित समाधान होता है, इसी को जो है क्रियात्मक शोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों, अच्छे प्रश्नों की आपसे विशेषता पूछा है। तो बता दें, अच्छे प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए तथा प्रश्न हमेशा स्तर के आधार पर होने चाहिए, अर्थात जिस स्तर का बालक है उस स्तर का जो है प्रश्न होना चाहिए। यही एक अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बच्चों से जो है कक्षा में प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो बता दें, कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछने से सभी की रुचियों को जो है जागृत किया जाता है तथा विषयों के ज्ञान की जानकारी होती है, इसीलिए कक्षा में बच्चों से जो है प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परिकल्पना से आपका क्या आशय है। तो बताइए दोस्तों, परिकल्पना से आपका क्या आशय है। तो बता दें, किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपसे मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार पूछा है। तो मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला आपका निर्णयात्मक मूल्यांकन, दूसरा आपका योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा आपका नैतिनात्मक मूल्यांकन। यही जो है 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो आपसे पूछा है कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बता दें, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बालक के अधिगम अर्थात सीखने को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, बालक की आवश्यकताओं के अधिगम अर्थात सीखने को जो है प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए जो है व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि मूल्यांकन के पक्षों का आपको उल्लेख करना है। तो बता दें, मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष मात्रात्मक पक्ष और संरचनात्मक पक्ष और जो है ज्ञानात्मक पक्ष तथा अभिप्रेरणात्मक पक्ष, यही जो है मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से। मात्रात्मक पक्ष, संचारात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष तथा अभिप्रेरणात्मक पक्ष, यही जो है मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो बताइए दोस्तों, प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रश्नों के प्रमुख जो है प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा आपका अभिसार प्रश्न, तीसरा आपका अपसारी प्रश्न, चौथा आपका विश्लेषणात्मक पक्ष और पांचवा आपका प्रश्नवाचक प्रश्न। यही जो है 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। तो बताइए दोस्तों, परीक्षण में जो है वैधता का क्या अभिप्राय है।
तो बता दें परीक्षण में वैधता यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थित त्रुटियों से मुक्त है। यही जो है परीक्षण की वैधता है। ठीक है दोस्तों, परीक्षण की वैधता जो है यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त हैं, अर्थात कहने का मतलब कितने समय तक जो है उसमें त्रुटि नहीं हुई है, यही जो है परीक्षण जो है बताता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है। तो बता दें क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन से मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। तो बताइए दोस्तों मूल्यांकन क्या होता है। तो छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संलग्न और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों शैक्षिक मापन किसे कहा जाता है। तो बता दें शैक्षिक मापन व मूल्यांकन द्वारा बालक की शैक्षिक उपलब्धि, योग्यता, उसकी रुचि, अभिरुचि आदि की जानकारी जो है प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक मापन से क्या होता है कि बालक की जो है शैक्षिक उपलब्धि, योग्यता, रुचि और अभिरुचि जो है की जानकारी मिलती है कि बालक को किस क्षेत्र में जो है इंटरेस्ट है। ये जो है शैक्षिक मापन के द्वारा ही किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परीक्षण का अर्थ बताइए। तो आपसे पूछा है कि परीक्षण का अर्थ क्या होता है। तो बता दें परीक्षण व मानवीकृत परिस्थिति है जिसके व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है, अर्थात जब हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। यही जो है परीक्षण का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को, यानी कि 2018 के क्वेश्चन पेपर को। ये दोस्तों आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान हैं। ऑप्शन से शिक्षण उद्देश्य, तो ये जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। दूसरा कह रहा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तो ये भी जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। अगला कह रहा है व्यवहार परिवर्तन, तो ये भी जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी के सभी ये जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। बता दें मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन तथा सीखने से उत्पन्न अनुभव, ये सारे के सारे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है। तो बताइए दोस्तों मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है। छात्र की, शिक्षक की, अभिभावक और समाज की, और लास्ट कह रहा है सभी को। तो बता दें मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता जो है सभी को होती है दिए गए विकल्पों में, अर्थात छात्र को, शिक्षक को तथा अभिभावक और समाज, ये सभी के सभी को जो है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो आप सभी को पता है कि मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष। यही जो है मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सकारात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो बताइए दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो बता दें मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। ये आपका 2017 में क्वेश्चन आया था। तो बता दें सतत मूल्यांकन जो है सत्र आरंभ में जो है सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना, यही जो है सतत मूल्यांकन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बताइए दोस्तों शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो शैक्षिक शोध को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अधिगम शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो बताइए दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इसके ऑप्शंस हैं अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये भी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार का कार्य करता है। टोली शिक्षण ये भी है। और अगला कह रहा है खुली कक्षा कक्ष, तो ये खुली कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार का कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी के सभी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है नवाचार होती हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य आकलन, यही जो है ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ब्लूम प्रिंट क्या है। तो आप सभी को पता है कि ब्लूम प्रिंट जो है प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात प्रश्न पत्र के निर्माण होती है ब्लूम प्रिंट। ठीक है दोस्तों, ये 3 ईयर में लगातार पूछा गया है क्वेश्चन, 16, 17 और ये 18 में भी आ चुका है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है। तो बता दें क्रियात्मक शोध का मूल आधार समस्या भी हमारा हल भी हमारा, यही जो है मूल आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, यही जो है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्वेश्चन है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो बताइए दोस्तों किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों यह जो है किस प्रकार का प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो यह जो है स्मृति संबंधी प्रश्न है, अर्थात याद करने योग्य जो है प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें चित्र का वर्णन होगा, इसलिए स्मृति संबंधी ये प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो बताइए दोस्तों सामुदायिक सहभागिता में नवाचार कौन सा है। ऑप्शंस हैं एनसीसी, तो ये भी आपका सामुदायिक सहभागिता में नवाचार का कार्य कर रहा है। स्काउट गाइड तो ये भी है, और रेड क्रॉस संस्था तो ये भी सामुदायिक सहभागिता के नवाचार में कार्य कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी जो है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार का कार्य कर रहे हैं, और ये सभी के सभी समुदाय के द्वारा चलते हैं, अर्थात इसमें ग्रुपिंग होती है। एनसीसी में जो है ग्रुप होता है, स्काउट गाइड में भी ग्रुप होता है, और रेड क्रॉस संस्था में भी कई लोग
मिल करके काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो है प्रश्न नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों, मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है। तो बता दें, किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मापन याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि के परिणामों के संख्याओं के रूप में व्यक्त करने को जो है मापन कहलाता है, तथा किसी भौतिक राशि को किसी मात्रा में संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना जो है मापन कहलाता है या मापन का प्रतीक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों के दोनों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। तो बताइए दोस्तों, इनमें से व्यापक मूल्यांकन का अर्थ कौन सा है। तो बता दें, व्यापक मूल्यांकन का आशय छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है। इसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष जो है शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों, परीक्षण में वैधता का क्या अभिप्राय है। तो बता दें, परीक्षण में वैधता यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थित त्रुटियों से मुक्त हैं। ये आपका 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या होता है। तो बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधन और विधियों का जो प्रयोग किया जाता है उसे ही शैक्षिक में नवाचार कहते हैं। कहने का मतलब, शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए परिवर्तन, नए नए साधन और नई विधियों का जो प्रयोग किया जाता है उसे ही शिक्षा में नवाचार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, शैक्षिक शोध क्या है। तो बताइए दोस्तों, शैक्षिक शोध क्या है। तो बता दें, शैक्षिक शोध शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन होता है। तो याद रखिएगा, शैक्षिक शोध जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक प्रकार का वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध क्या है। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक शोध क्या है। तो बता दें, क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्माण और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। इसे ही क्रियात्मक शोध कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 3-4 बार पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण लिखिए। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हमने बताया है 2016 और 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। तो बता दें, इसके 2 शोध प्रमुख उपकरण हैं प्रश्नावली तथा सकारात्मक और प्रश्नोत्तर विधि। ये जो है दोनों 3 होते हैं, जो कि आपसे 2 पूछा है। ठीक है दोस्तों, एक जो है प्रश्नावली, दूसरा आपका साक्षात्मक और तीसरा जो है प्रश्नोत्तर विधि। यही जो है 3 प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परिकल्पना क्या है। तो बताइए दोस्तों, परिकल्पना क्या है। इसको भी हमने बता दिया है। तो परिकल्पना एक अवधारणा या विचार है जिसे कोई भी व्यक्ति अनुसंधान और प्रयोगों के माध्यम से परीक्षण कर सकता है। यही जो है परिकल्पना कहलाती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो आपसे पूछा है कि लिखित परीक्षा क्या होती है। तो बता दें, लिखित परीक्षा की उपयोगिता से लाखों शिक्षार्थी एक ही समय में प्रश्न पत्र का उत्तर देते हैं। यही जो है लिखित परीक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो बताइए दोस्तों, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो इसके उपकरण जो है जांच सूची होती है, दूसरा आपका क्रम निर्माण मान होता है, तीसरा आपका संख्यात्मक पैमाने होते हैं और लास्ट आपका रूब्रिक होता है। तो यही जो है कौशल मूल्यांकन के जो है सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, लिखिए। तो बताइए दोस्तों, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो बता दें, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता का आशय मूल्यांकन के जरिए सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने से है, जिससे सामाजिक पूंजी का विकास होता है और क्षमता में वृद्धि होती है। इसे ही सामाजिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन की आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियां एवं आगित गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं। तो बताइए दोस्तों, मांसपेशियां और आगित गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं। तो बता दें, मांसपेशियां और आगित विधियां मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष से जो है संबंधित होती हैं। तो याद रखिएगा किससे दोस्तों, क्रियात्मक पक्ष से ये जो है मांसपेशियां और आगित विधियां संबंधित होती हैं। क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो बताइए दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो बता दें, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कहानी, कथन, घटना, चित्र वर्णन, भाषा या अभिनय, ये सभी के सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। कौन कौन से, कहानी, कथन, घटना, चित्र वर्णन, भाषण और अभिनय, ये सारे के सारे मौखिक अभिव्यक्ति के जो है साधन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो आपसे उपचारात्मक शिक्षण की विधियां दो पूछा है। तो पहली आपका जो है पॉइंट बनेगा, प्रत्येक छात्र अपने अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उसे दूर करने के उपाय बनाता है। दूसरा आपका होगा, छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनके विभिन्न समूहों में विभाजन करके उसका शिक्षण की व्यवस्था करना। यही जो है उपचारात्मक शिक्षण की दो प्रकार जो है विशेषताएं हैं, अर्थात विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है, आपसे पूछा है। तो बता दें, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता से आशय शैक्षिक आवश्यकताओं के तत्कालीन समाधान की व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से है। किससे दोस्तों, शैक्षिक समस्याओं के तत्कालीन समाधान की व्यवस्था और वैज्ञानिक विधि से जो है क्रियात्मक शोध शिक्षा में इसीलिए जो है आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2020 के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो अभी लाल किला से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो ये जो है स्मृति संबंधी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है। तो बताइए दोस्तों, ब्लूम ने कितने सोपान अर्थात पक्षों की चर्चा किया है। तो ब्लूम ने जो है 6 प्रकार के सोपान पक्ष की चर्चा किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ का प्रकार का प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है। क्वेश्चन है 4 क्या है। तो बताइए दोस्तों, 4 क्या है। तो 4 जो है एक प्रकार का असतत है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है, तो बताइए दोस्तों शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार, इन्हीं दोनों से शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरयुक्त दोनों के दोनों से नवाचार शैक्षिक से तात्पर्य है, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार, यही जो है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य रखता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत है, तो बताइए दोस्तों मूल्यांकन के अंतर्गत क्या है। ऑप्शंस कह रहा है शिक्षक का मूल्यांकन, तो ये जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दूसरा कह रहा है संस्थागत मूल्यांकन, तो ये भी आता है। अगला कह रहा है शिक्षार्थी का मूल्यांकन, तो ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बनेगा उपरयुक्त सभी के सभी जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक शोध के प्रकार हैं, तो बताइए दोस्तों शैक्षिक शोध के प्रकार कौन से हैं। तो शैक्षिक शोध जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप सभी जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है। तो बताइए दोस्तों परीक्षण के गुण में कौन नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, जागरूकता या ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर बनेगा जागरूकता जो है परीक्षण का गुण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, तो बताइए दोस्तों इनमें से व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं, तो बताइए दोस्तों संचयी आलेख के पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में सभी के सभी जो है संचयी आलेख पत्र के प्रकार होते हैं, अर्थात पैकेट परत, एक पत्र लेख और संकलित परत, ये सभी के सभी संचयी आलेख पत्र के अंतर्गत आते हैं। यही जो है ये सभी प्रकार हैं संचयी आलेख पत्र के। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो बता दें कृषि कार्य ये जो है पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है, कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित कृषि कार्य नहीं है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध को का संपादन कितने चरणों में होता है। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो इसका जो है संपादन 8 चरणों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने चरणों में, 8 चरणों में होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अनुसंधान के कार्य हैं, तो बताइए दोस्तों इनमें से अनुसंधान के कार्य कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है सिद्धांत का निर्माण करना, तो ये जो है अनुसंधान का कार्य होता है। दूसरा कह रहा है सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, तो ये भी जो है अनुप्रयोगों को ढूंढना जो है अनुसंधान का कार्य होता है। और अगला कह रहा है नवाचार करना, यानी कि नई तकनीकी लाना, ये भी आपका अनुसंधान का कार्य होता है। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी नवाचार के द्वारा जो है अनुसंधान के कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या हमारी और हमारा हल, यानी कि समस्या हमारी हल भी हमारा, यही जो है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो बताइए दोस्तों, यह किसके द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है कि बच्चे ने अभी कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है। तो ये जो है इद्रक के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता दें इद्रक बच्चे के ज्ञान व कौशल का पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इसके अधिलघुत्तरी प्रश्नों पे। क्वेश्चंस कर रहा है मूल्यांकन की प्रविधियों के 2 प्रकार बताइए। तो बताइए दोस्तों, मूल्यांकन प्रविधियों के 2 प्रकार आपको बताना है। तो बता दें मूल्यांकन प्रविधियों के 2 प्रकार, पहला आपका मौखिक, दूसरा आपका लिखित, और जो है अन्य जान लेते हैं। तीसरा जो है साक्षात्मक, चौथा जो है निरीक्षण, पांचवा जो है अवलोकन, छठा जो है प्रायोगिक और सातवां जो है रचनात्मक। यही जो है मूल्यांकन की प्रविधियों के प्रकार होते हैं, यानी कि 7 प्रकार की जो है इसकी प्रविधियां होती हैं मूल्यांकन की। आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक अच्छे परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो आपसे पूछा है कि एक अच्छे परीक्षण के 2 गुण आपसे पूछा है। तो बता दें एक अच्छा परीक्षण प्रायः 3 मूलभूत गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने? 3 प्रकार के मूलभूत गुण जो है एक अच्छे परीक्षण में पाए जाते हैं। पहला जो है वह योग्य हो, दूसरा जो है वह भरोसेमंद हो, और तीसरा जो है पठनीय हो। तो यही 3 प्रकार के मूलभूत गुण पाए जाते हैं एक अच्छे परीक्षण में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समाजमिति विधि का विकास किसने किया है। तो बताइए दोस्तों, समाजमिति विधि का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो बता दें समाजमिति विधि का विकास रोमनियाई मूल के एक अमेरिकी मनोचिकित्सक जैकब मोनेरे के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जैकब मोनेरे के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था समाजमिति विधि का। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण 3 अवस्थाओं में किया जाता है। तो याद रखिएगा कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्यालय में क्लब का उद्देश्य बताइए। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि विद्यालय में जो है क्लब का उद्देश्य क्या होता है। तो बता दें विद्यालय में क्लब का आशय एक ऐसी जगह से है जहां विभिन्न आयु के बच्चे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। यही जो है विद्यालय में क्लब होने का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ क्या होता है। तो बता दें दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन आदि के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन आदि सभी चीज़ों के लिए जो है मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग जो है ढूंढे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है, कोई एक कारण लिखिए। तो आपसे पूछा है कि जो है क्रियात्मक अनुसंधान जो है क्यों आवश्यक है, कोई एक कारण बताइए। तो बता दें दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है तथा क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शैक्षिक अभ्यास व विकास एवं कार्य पद्धति में जो है सुधार लाया जा सकता है। यही जो है क्रियात्मक अनुसंधान जो है इसलिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख करो।
तो बता दें कि मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष सोचने में जो है शामिल क्षमताओं का जो है आकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से जो है सोचने की क्षमताओं को जो है आकलन किया जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल्यांकन एवं मापन में कोई एक अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, मूल्यांकन और मापन में आपसे अंतर पूछा है, तो बता दें कि मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है, परंतु मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक जो है व्यापक होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परीक्षण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि परीक्षण किसे कहते हैं। तो बता दें, परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का जो है प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित किया जाता है, उसे ही परीक्षण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष बताइए। तो आपसे पूछा है कि मौखिक परीक्षा के गुण और दोष आपको बताने हैं। तो बता दें, मौखिक परीक्षा के लाभों में अवधारणाओं की बेहतर अवधारणा, बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण के तत्काल प्रतिक्रिया जो है इसमें जो है शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर दोष की बात करें कि मौखिक परीक्षा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं वाले छात्रों के लिए मौखिक परीक्षाएं जो है तनावपूर्ण होती हैं। कहने का मतलब, जिन बच्चों का मानसिक जो है कमज़ोर होता है, अर्थात वो जो है मानसिक तौर पर हल्का थोड़ा बारीक कमज़ोर होते हैं, उनके लिए जो है ये मौखिक परीक्षा जो है तनावपूर्ण, अर्थात उनके मानसिक स्वास्थ्य में जो है दबाव दे सकती है। इसलिए जो है मौखिक परीक्षा जो है अच्छी नहीं हो सकती है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। तो बताइए दोस्तों, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो बता दें, दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर व सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापना और निर्मित करना। यही जो है दक्षता आधारित मूल्यांकन का सही अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में लिखिए। तो बताइए दोस्तों, परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो बता दें, गेगरिन ने 1992 में परीक्षण निर्माण के 5 चरणों का वर्णन किया है, जहां पांचवा और अंतिम चरण वस्तु के निर्माण करने के लिए बताता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? ग्रेगरी के द्वारा 1992 में जो है इसका परीक्षण किया गया था, और इसका जो है पांचवा और अंतिम चरण जो है वस्तु के निर्माण के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदायों की भूमिका बताइए। तो आपसे पूछा है कि शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की भूमिका आपको बताना है। तो बता दें, शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय छात्रों को रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और समस्याओं समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो आपसे पूछा है कि शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व आपसे पूछ रखा है। तो बता दें, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन छात्रों के शिक्षार्थी विकास को मापने और मान्यता प्राप्त करने का जो है एक प्रकार का माध्यम होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। ये दोस्तों आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है।
तो 2020 के अब क्वेश्चन पेपर को हम बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन हैं? तो राइट आंसर बनेगा GC हेल्प स्टेटर, यही जो है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है। तो बताइए दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा 2009 में इसका आरंभ किया गया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन को। क्वेश्चन कह रहा है रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है, 60 अंक का प्राप्त करना है। तो बताइए दोस्तों ये 60 अंक क्या है जो है रीता के जो द्वारा जो है भाषा के आधार पर 60 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो ये जो है मापन है। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई है। तो बताइए दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित की गई है? तो ये जो है 1956 में जो है विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रोफेसर स्टीफन M कोरे की पुस्तक है। तो बताइए दोस्तों स्टीफन M कोरे की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी जो पुस्तक है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, यही जो है इनकी पुस्तक है प्रोफेसर स्टीफन की। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, यही जो है स्टीफन M कोरे द्वारा जो है लिखित पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। तो बताइए दोस्तों निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उदाहरणात्मक प्रश्न कहलाते हैं निबंधात्मक परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रचना एवं प्रशासन की सुगमता, यही जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा यह लक्ष्य है। तो ये आप सभी को पता होगा कि यह क्रियात्मक शोध का लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये आपका क्रियात्मक शोध का लक्ष्य होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो इनमें से बताइए कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अनुभव, यही जो है शैक्षिक मूल्यांकन का जो है अंग है। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परिकल्पना होती है। तो बताइए दोस्तों परिकल्पना क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। समाधान का पूर्व अनुभव, यही जो है परिकल्पना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो बताइए दोस्तों मापन का सामान्य सिद्धांत किस से संबंधित है? तो यह जो है गणित से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृतियों नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, कथन है। तो बताइए दोस्तों यह जो है किसके द्वारा कहा गया था कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो बता दें ये जो है S.S. स्टीवेंस के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, तो बताइए दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं। बालक, समाज, विषय वस्तु और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो बता दें शैक्षिक उद्देश्य के अंग ये सभी के सभी हैं। बालक, समाज, विषय वस्तु ये सभी के सभी जो है शैक्षिक उद्देश्य के अंग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो बताइए दोस्तों बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन से हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र ये सभी के सभी जो है बालक के विकास में कौशल के जो है क्षेत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये सभी के सभी क्षेत्र होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो बताइए दोस्तों बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा वाग्य विस्तार, यही जो है बौद्धिक योग्यता में जो है बोध का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका अतिलघुत्तरी का कह रहा है कि क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र हमारी समस्या हल भी हमारा, यही जो है इसका मूल मंत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन है। तो बताइए दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो बता दें मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग जो है शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन और जो है अधिगम अनुभव, यही जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। तो बताइए दोस्तों क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से होते हैं। तो बता दें क्रियात्मक शोध के चरण निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला आपका समस्या की चयन करना, दूसरा आपका समस्या को परिभाषित करना, तीसरा आपको जो है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, चौथा आपका परिकल्पनाओं का निर्माण करना, पांचवा आपका परिकल्पना परीक्षण का प्रारूप तैयार करना और छठा जो है कार्य योजना संबंधी निष्कर्ष निकालना। यही सभी जो है क्रियात्मक शोध के चरण हैं। ठीक है, 6 प्रकार के, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो बताइए दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। तो बता दें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ 2009 में राज्य सरकार के बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा किसके द्वारा जो है सरकारों के बोर्डों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो आपसे निबंधात्मक परीक्षा के जो है प्रकार पूछा है। तो बता दें निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार जो है आपका पहला है वर्णनात्मक प्रश्न, दूसरा आपका व्याख्यात्मक प्रश्न, तीसरा आपका विवेचनात्मक प्रश्न, चौथा जो है उदाहरणात्मक प्रश्न, पांचवा जो है तुलनात्मक प्रश्न, छठा जो है आलोचनात्मक प्रश्न और सातवां जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न। यही जो है निबंधात्मक परीक्षा के जो है प्रकार होते हैं, तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है आकलित मूल्यांकन से क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों आकलित मूल्यांकन क्या होता है। तो बता दें आकलित मूल्यांकन किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि
को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने में जो है जो सहायता मिलती है, यही जो है आकलित मूल्यांकन जो है कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है। तो आप सभी को पता होगा कि शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ होता है। तो बता दें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हम जिस नए नए साधनों और प्रविधियों का जो है प्रयोग करते हैं, उसे ही शिक्षा में नवाचार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम अर्थात सीखने के कार्य में, शैक्षिक कार्य में जिन नए नए तकनीकी और विधियों का हम प्रयोग करते हैं, उसे ही शिक्षा में नवाचार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता लिखिए। तो आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तम परीक्षण की जो है विशेषता पूछा है। तो बता दें, किसी भी परीक्षण में उत्तम या अच्छा तभी माना जाएगा जिसमें निम्न विशेषताएं होगी। तो कौन कौन सी विशेषताएं, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली आपकी मानवीकरण, दूसरा आपका विश्वसनीयता, तीसरा जो है वैधता, चौथा जो है विशिष्टता, पांचवा जो है उद्देश्यतापूर्ण, छठा जो है व्यापकता, और सातवां जो है मित्र व्यक्तिता, आठवां जो है उपयोगिता, नौवां जो है सुगमता, और 10वां जो है विविधताकारिता। ये सभी के सभी जो है विशेषताएं होनी चाहिए, तभी एक उत्तम परीक्षण अर्थात अच्छा परीक्षण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है, मापन के प्रकार बताइए। तो आपसे पूछा है कि मापन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बता दें, मापन के प्रकार निम्न प्रकार से होते हैं। पहला आपका नामिक मापन, दूसरा आपका क्रमिक मापन, तीसरा आपका अंतराल मापन, और चौथा जो है अनुपात मापक। यही जो है मापक के प्रकार होते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या होती है। तो बता दें, क्रियात्मक शोध की समय अवधि लगभग 10 से 15 दिन की होती है। ठीक है, किसी भी क्रिया को करने के लिए लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, विश्वसनीयता किसे कहा जाता है। तो बता दें, विश्वसनीयता किसी व्यक्ति के एक परीक्षण से विभिन्न अवसरों में उसी परीक्षण को दोहराने पर व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता या संगति प्राप्त होती है, उसे ही विश्वसनीयता जो है कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निदात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, निदात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो बता दें, निदात्मक परीक्षण समस्यात्मक छात्रों एवं किसी विषय विशेष में जो है कमजोर छात्र का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका दोस्तों, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जिनके पास किसी भी समस्या होती है, विषय से संबंधित कोई समस्या होती है, या कोई बालक किसी विषय में विशेष रूप से कमजोर होते हैं, उन्हीं बालकों का निदात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो आपसे पूछा है कि उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो बता दें, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका बालकों की कमजोरी की पहचान करना, दूसरा जो है बालकों के सीखने को बेहतर बनाना, तीसरा आपको भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचान कर उनका निदान करना। यही जो है उपचारात्मक परीक्षण के जो है प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ बालकों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम या न्यूनतम अधिगम आकलन विश्लेषण करना, जिससे बालकों को
दक्षता को जो है सुनिश्चित किया जा सके, यही जो है दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। तो बताइए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं। तो बता दें, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका ज्ञान, दूसरा जो है बोध, तीसरा जो है अनुप्रयोग, चौथा जो है विश्लेषण, पांचवा जो है संश्लेषण और छठा जो है मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हैं। तो यही जो है 6 प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष जो है होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास के में जो है इतना ही, क्योंकि आपकी क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो। अब बचे हुए ईरो के जो है क्वेश्चन पेपरों को हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे, ताकि ये आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।